नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को भारत सरकार से उसके प्रस्तावित निर्णय के बारे में पूछा है। कर्नाटक के भाजपा नेता द्वारा इस संबंध में पीआईएल दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की दलील पर कोर्ट ने कहा कि तो फिर हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे। अभी राहुल गांधी की नागरिकता पर कोई बात नहीं होगी। लाइव ब्लॉग के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एएसजी सूर्य भान पांडे को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए पहली याचिका नहीं है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। स्वामी इससे पहले सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर कोर्ट जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इसे गांधी परिवार को परेशान करने के अलावा बताकर कोई तवज्जो नहीं देती है। हरियाणा से कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के बीजेपी में जाने की खबरें चली थीं। हालांकि वो नाराज तो हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी नेताओं की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। इस बीच अब पश्चिम बंगाल से ही ऐसी ही खबर आ रही है। खबर है कि बंगाल के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी के रूठने की बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ही अधीर रंजन साइलेंट हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नाराजगी की खबरों के बीच अधीर के बीजेपी में जाने की भी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि 40 साल पुराने कांग्रेसी अधीर बहुत जल्द पाला बदल सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने खुलकर नाराजगी जाहिर नहीं की है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से ही उनके नाराज होने की बात कही जा रही है। नए अध्यक्ष शुभांकर सरकार जब 23 सितंबर को कोलकाता स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तब अधीर गायब रहे। हालांकि ऐसे मौकों पर पुराना अध्यक्ष मौजूद रहता है और वो नए अध्यक्ष का स्वागत करता है, लेकिन अधीर गायब रहे और गायब होने के अलावा अधीर ने शुभांकर को अध्यक्ष बनने पर बधाई भी नहीं दी। अधीर लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर बोल रहे थे। नतीजे के बाद अधीर ने यह भी कहा था कि खड़गे अगर बीच चुनाव में मेरे खिलाफ बयान नहीं देते तो बंगाल का रिजल्ट कुछ और होता। दरअसल अधीर के नेतृत्व में कांग्रेस बंगाल में ममता के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। इसी बीच खड़गे ने ममता को साथ लेकर चलने की बात कही। इस पर जब अधीर ने विरोध किया तो खड़गे ने कहा कि मैं अध्यक्ष हूं और अधीर मेरा फैसला नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें पार्टी से निकाल दूंगा। हालांकि ये वही अधीर हैं जिनको कांग्रेस ने लोकसभा में अपना नेता बनाया था, लेकिन जिस तरह से अधीर बोल रहे थे और अब चुप हैं, उससे लग रहा है कि वो राहुल गांधी को धोखा दे सकते हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हुआ। दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 54% मतदान दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 71.81% वोटिंग रियासी जिले में तो सबसे कम श्रीनगर जिले में 27.31% दर्ज की गई। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का कहना है कि हिजबुल्लाह और अन्य रेजिस्टेंस ताकतें अब तक युद्ध की विजेता हैं, जिसका एक कारण फिलिस्तीन और लेबनान में इजराइल द्वारा महिलाओं और बच्चों का नरसंहार है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल चाहे गजा में, वेस्ट बैंक में या लेबनान में लड़ाकू बलों को हराने में सक्षम होता तो उसे घरों, स्कूलों, अस्पतालों, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध करके दुनिया को इतना अंधेरे और बदसूरत तरीके से अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि चूंकि इजराइल इन बलों पर जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ है, इसलिए उसे महिलाओं, बच्चों, असहाय लोगों, स्कूलों और अस्पतालों में लोगों को मारकर जीतने का नाटक करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेबनान के हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है और इसने ऐसा इजराइल के हमलों के जवाब में किया है। हिजबुल्लाह ने बुधवार को एक बयान में घोषणा की कि उसने तेल अवीव में मोसाद मुख्यालय पर कादर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि यह मुख्यालय नेताओं की हत्या और पेजर के साथ साथ वायरलेस उपकरणों में विस्फोट करने के लिए जिम्मेदार है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले तेज हो गए हैं। इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लेबनान में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने कहा कि बढ़ते आक्रमण की स्थिति को देखते हुए हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय 700 सैनिकों की फौज को ब्रिटिश नागरिकों को लेबनान से निकालने के लिए भेज रहा है। ब्रिटिश सरकार ने नागरिकों को लेबनान न जाने की सलाह भी दी है। फिलहाल करीब 10,000 ब्रिटिश नागरिक लेबनान में रह रहे हैं।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की उम्र पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जवाब मांगा है। भागवत को संबोधित अपने पत्र में केजरीवाल ने कहा कि आप सभी ने मिलकर एक कानून बनाया कि बीजेपी नेता 75 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाएंगे। इस कानून के व्यापक प्रचार किया गया और इसके तहत लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे कई दिग्गज नेताओं को रिटायर कर दिया गया। केजरीवाल ने आगे लिखा है कि अब गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि यह कानून पीएम मोदी पर लागू नहीं होगा। क्या आप यानी मोहन भागवत इस बात से सहमत हैं कि जिस कानून के तहत लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायर किया गया वो कानून नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होगा? क्या कानून सबके लिए समान नहीं होना चाहिए? बता दें कि केजरीवाल का ये सवाल प्रधानमंत्री के 17 सितंबर को 74 वर्ष के होने के कुछ दिनों बाद आया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से केजरीवाल ने एक चुभता हुआ सवाल भी किया। केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछा कि उन्हें कैसा लगा जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि उनकी पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, जो कि भाजपा की वैचारिक गुरु है। केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि अपनी मां को एटीट्यूड दिखा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरएसएस की तुलना चूहे से की है। उन्होंने राज्य के लोगों से कहा कि आरएसएस चूहे की तरह राज्य में घुसपैठ कर उसे बर्बाद कर रहा है, उन्हें अपने गाँव से भगाएं। साहिबगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सामाजिक अराजकता पैदा करने के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत के बीज बो रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने झारखंड के कुछ नेताओं को सियासी फायदे के लिए अपने साथ मिला लिया है। बीजेपी के सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बुधवार को 3 कृषि कानूनों पर अपना बयान वापस ले लिया। इन काले कृषि कानूनों को किसान आंदोलन की वजह से मोदी सरकार ने 2021 में रद्द कर दिया था। कंगना ने मंगलवार को विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लाने की मांग की थी। कंगना के बयान को विपक्ष ने मुद्दा बनाया, लेकिन भाजपा की ओर से मंगलवार देर रात सफाई आई कि वो इस बयान से सहमत नहीं है और न ही कंगना को पार्टी की ओर से इस तरह का बयान देने का अधिकार है। कंगना फिर भी अड़ी रही और देर रात एक्स पर जवाब दिया कि वो उनका निजी राय है, पार्टी का नहीं। लेकिन कंगना ने बुधवार को आश्चर्यजनक से अपना कृषि कानून वापस लाने का बयान वापस ले लिया। कंगना रनौत ने कहा कि उन्होंने विवादास्पद कानूनों पर अपने बयान से कई लोगों को निराश किया है, जिसका उन्हें खेद है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी बीजेपी वालों का मन नहीं भरा। इंडिया हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर कंगना का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में तीनों कृषि कानून बिल वापस लाने चाहिए। लोनी विधायक ने कहा कि 3 कृषि बिल देश के किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लाए गए थे। हालांकि कंगना रनौत ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने इस बयान से किसी की भावनाओं के आहत होने पर माफी मांगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने बेंगलुरु से एक मुस्लिम बाहुल इलाके को पाकिस्तान कहा था। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के एक बयान पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा कि आज के डिजिटल युग में कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, इसलिए जजों को बोलते हुए सावधान रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक बताते हुए कहा ये बयान देश की संप्रभुता के खिलाफ है और कोई भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच कर रही थी, जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये देखना होगा कि जस्टिस शीशानंद ने खुली अदालती कार्रवाई में माफी मांगी है। न्यायपालिका के हित में जरूरी है कि हम उनकी माफी को स्वीकार करें और इस मामले में आगे कोई कार्रवाई न करें। सुप्रीम कोर्ट ने माफी स्वीकार कर ली और उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी। हालांकि लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के जज की माफी स्वीकार करके अच्छा नहीं कर रहा है। जज को सजा दी जानी चाहिए, उनकी कुर्सी छीन ली जानी चाहिए थी। हरियाणा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने हरियाणा के सोहना में एक रैली को संबोधित किया। उनके भाषण के केंद्र में हरियाणा का विकास, बीजेपी का बढ़ता जन समर्थन और कांग्रेस का परिवार राज रहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा का उनके सियासी जीवन में एक बड़ा योगदान रहा। वे जो भी कुछ आज बन पाए हैं उसमें हरियाणा का एक बड़ा योगदान रहा। उसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि जिस पार्टी का हाईकमान ही भ्रष्टाचार में लिप्त होता तो नीचे वालों को तो खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। जब 10 साल पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे ही प्रदेश को लूटा जाता था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की हिरासत में मौत के मामले में महाराष्ट्र पुलिस की खिंचाई की और कहा कि इसमें गड़बड़ी लग रही है।
उसने कहा कि हालांकि वो इस स्तर पर कोई संदेह नहीं जता रही है, लेकिन ये विश्वास करना बहुत कठिन है कि अक्षय शिंदे ने एक पुलिस अधिकारी से पिस्तौल छीन ली और गोली चला दी। अदालत ने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच की जरूरत है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अक्षय शिंदे की गोली मारकर हत्या को टाला जा सकता था, लेकिन पुलिस ने पहले उसे काबू करने की कोशिश क्यों नहीं की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल किया, आरोपी को पहले सिर में गोली क्यों मारी गई, पैर या हाथ में क्यों नहीं। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने कहा कि यदि उसे पता चलता है कि जांच ठीक से नहीं की जा रही है तो वो उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य होगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान उन्हें मरवाना चाहता था, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुआ। वो फिर ऐसी कोशिश कर सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मेरी जान को ईरान से बहुत बड़ा खतरा है। पूरी अमेरिकी सेना देख और इंतजार कर रही है। ईरान की ओर से कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रही, लेकिन वो फिर कोशिश करेगा। किसी के लिए भी ये अच्छी स्थिति नहीं है। मैं और ज्यादा लोगों, बंदूकों और हथियारों से घिर गया हूँ। इससे ज्यादा लोगों से मैं पहले इतना घिरा नहीं रहता था। उन्होंने लिखा कि संसद की शुक्रिया कि उसने मेरी सुरक्षा के लिए और धन आवंटित किया। ये देखना अच्छा था कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसद इस मुद्दे पर एक साथ आए, लेकिन अगर पूर्व राष्ट्रपति पर हमला होता है तो हमलावरों के लिए अपनी मौत को दावत देना जैसा होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।